फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लोग ब्लेड को पीटने के लिए आते हैं ब्लेड उन्हीं को ही पीट देते हैं और ब्लेड उन लोगों से लड़ने के लिए उन लोगों के बीच किसी भूखे भेड़िए के जैसे कूद गया था और वो उन लोगों को ब्रूटली मारने लगता है। सोबानिन उसे इस तरह से फाइट करते देख हैरान होते हुए कहता है ये पहले जिस तरह से इस पार कर रहा था अभी के समय ये तो बिल्कुल उससे अलग दिख रहा है। इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि इसने 2 महीने पहले अपने शॉट को उठाना चालू किया है। फिर सोबानिन कहता है कोई भी यहाँ से पीछे मत हटना, अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो इसके आगे कुछ बोल पाता तभी ब्लेड अचानक उसके पास आ जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की जबकि तुम खुद लड़ नहीं सकते और पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। फिर सोबानिन ब्लेड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम कमीने कहीं के मेरे सामने ये किस तरह का बकवास कर रहे हो। फिर वो अटैक कर देता है लेकिन ब्लेड झुक के उस अटैक से बच जाता है। फिर ब्लेड अपने मन ही मन कहता है जब मैं एक्सपीडिशन का हिस्सा हुआ करता था तो मैं अपनी पूरी ताकत से सिर्फ एक अटैक कर पाता था। फिर वो सोबानिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सिस्टम कहता है तुमने सही कहा और ये जैगर के साथ ट्रेनिंग करने का रिजल्ट है जो अब चमक रहा है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड सोबानिन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। फिर सिस्टम कहता है इसी तरह से करते रहो जब तक जो तुम गैप बना रहे हो उसमें वो फंस ना जाए। फिर दिखाया जाता है सोबानिन को अटैक को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रहा होता है। फिर तभी ब्लेड को सोबानिन के कंधे के ऊपर गैप दिखाई देता है और वो वहाँ पर अटैक कर देता है। फिर ब्लेड उसके कंधे के ऊपर फिर से अटैक करता है और कहता है लगता है मैं समझ गया, मेरा गैप ही मेरा स्पेस है और ये फ्लो मेरा खुद का है। फिर सोबानिन गुस्से से उसके ऊपर जंप करके अटैक करता है लेकिन ब्लेड पहले ही उसके पैर के ऊपर अटैक कर देता है जिसके वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो रोने लगा था क्योंकि उस अटैक के वजह से उसका पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। फिर ब्लेड अपने शॉट को पकड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे देखकर वो रोने लगा था और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ब्लेड फिर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके वजह से वहां पर एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर सोबानिन के चमचे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोबानिन उस अटैक के वजह से डर से कांपने लगता है और ब्लेड ने अपने वुडन शॉट से बिल्कुल उसके बगल में अटैक किया था जिसके वजह से वो बच जाता है। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है तुम अगली बार मेरी आंखों के सामने मत दिखना और न ही उस फैटी को परेशान करना। फिर सोबानिन रोते हुए सोचने लगता है ये सच में सीरियस है, ये सच में इतना ज्यादा सीरियस है कि मेरे को मारने से पहले दोबारा बिल्कुल नहीं सोचेगा। फिर ब्लेड कहता है अब इससे मैं पोटली के जामुन की कीमत चुकाऊंगा। जामुन मतलब वही मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है तो ठीक है अब अगला कौन है जिसे हमने शुरू किया है उसे अब खत्म करते हैं। पर वो लोग ब्लेड को देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हटने लगते हैं। फिर ब्लेड कहता है लगता है तुम लोग आगे नहीं आओगे तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा और वो जैसे ही उनके तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था वो लोग डर से बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। फिर उसके बाद उस जगह पर सिर्फ उनके खून की छींटे और उनके चीखें सुनाई देने लगती हैं और इससे ऊपर खड़ा एक पर्सन देख रहा था और ये पैट्रियाच होता है जो कहता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर हमें अगले दिन बैजेट हाउस होल्ड की रेगुलर मीटिंग को दिखाया जाता है जो हर महीने होता है और वहाँ पर सभी नाइट पैट्रियाच के सामने खड़े थे। फिर हमें बताया जाता है ये बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं है, एक तरफ वो नाइट है जो रूटिगर को सपोर्ट करते हैं और एक तरफ वो नाइट है जो जोसेफ को सपोर्ट करते हैं और जो नाइट न्यूट्रल रहना चाहते हैं वो अलग खड़े हैं, मतलब किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहते। फिर नाइट ऑर्डर कैप्टन अंतालस कहता है ड्यूटी शेड्यूल को फिर से बनाया जा रहा है क्योंकि रूटिगर और उनके नाइट्स जल्द ही एक मिशन पर जाने वाले हैं। फिर उसके बाद चर्च के द्वारा भेजे गए होली आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर पैट्रियार्च सामने की तरफ देखते हुए सोचने लगते हैं लगता है आज का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल गया है। रूटिगर को सपोर्ट करने वाले नाइट्स कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं, जैसे कि वो सामने आने वाले किसी को भी चीर फाड़ देंगे और दूसरी तरफ जोसेफ को सपोर्ट करने वाले नाइट्स है उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि उन्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर पैट्रियार्च एक स्माइल करते हैं और सोचने लगते हैं ये तो वाकई खुश होने के लायक है क्योंकि इससे पहले जोसेफ के नाइट्स को नीचे नजरों से देखा जाता था। फिर जैगर का ध्यान भी उनके तरफ जाता है और पैट्रियार्च को स्माइल करते देख वो सोचने लगते हैं क्या काउंट ने अभी स्माइल किया। तो गाइज मैं बता दूं पैट्रियार्च बैजेट काउंटी के काउंट भी हैं। फिर उन्हें उनकी ड्यूटी बताने के बाद रेगुलर मीटिंग खत्म हो जाती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर तभी रूटिगर के नाइट्स कहने लगते हैं पता नहीं तुम लोग कहां से एक जंगली कुत्ते को लेके आ गए हो जिसे ये भी नहीं पता कि किसे नहीं काटना चाहिए।
इसलिए तुम लोगों का बैकग्राउंड काफी ज्यादा मैटर करता है। पर जगर उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर उन लोगों को गुस्सा तो आता है पर वो लोग कुछ भी नहीं करते। फिर एक नाइट कहता है हमें यहाँ पर फाइट नहीं करना है, इसलिए बस उसे इग्नोर करो। फिर पीछे से ग्रेगोरी आता है और कहता है देखकर ऐसे लगता है कि वो सभी गुस्से के आग में उबल रहे हैं। फिर जगर उससे पूछता है आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। फिर ग्रेगोरी कहता है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है, तो भी तुम ना जानने का नाटक क्यों कर रहे हो। इसकी खबर सभी के कानों तक फैल चुकी है। मैंने भी सुना है कि ब्लेड ने एक काफी बड़ा एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म किया था। एग्जॉर्सिज्म मतलब किसी के ऊपर से भूत प्रेत को निकालना। फिर वो कहते हैं यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर ने भी ये कह दिया है कि वो भी उसे हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जगर कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर ग्रेगोरी कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया सर जगर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप मुझे किसी भी काम के लिए बोल सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता वो काम कितना भी ज्यादा थका देने वाला हो या कितना भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे करूंगा। फिर जगर वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो स्माइल करते हुए मन ही मन सोचने लगता है सच में इस वजह से मुझे अपने ऊपर प्राउड महसूस हो रहा है। आखिर उसे मैंने ही तो सिखाया है, तो कम से कम वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। फिर उसके बाद हमें एक आर्मर दिखाया जाता है और उसके साथ एक यूनिफॉर्म भी होता है। फिर जोसेफ बताता है ये उसके फादर की तरफ से ब्लेड के लिए गिफ्ट है। फिर जगर कहता है क्या इसे पैट्रियार्च ने खुद दिया है। फिर वोर्डन कहता है सचमुच ये एक वेसल के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा गिफ्ट है। फिर जगर कहता है ये एक ऑर्क का लेदर है, ग्रे ऑर्क का लेदर। फिर जोसेफ कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये ग्रे ऑर्क सिर्फ नॉर्थ में ही पाए जाते हैं, इसलिए जो इस ग्रे ऑर्क के लेदर से बने आर्मर को पहनता है इसका मतलब ये है कि वो एक नॉर्थन वॉरियर है। लगता है सच में ब्लेड उन्हें पसंद आ रहा है। आखिरकार उसने अपने आप को साबित कर दिया कि वो इस इन्वेस्टमेंट के लायक है। वैसे भी उसने फादर के अप्रूवल को सिर्फ 1 महीने के अंदर ले लिया है। फिर जैगर कहता है हाँ, अब उसे देखने से ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी वेसल नहीं है जो उसका सामना कर सकता है। वेसल मतलब समझ लो कि ट्रेनिंग, जैसे सोवनिन और उसके चमचे थे। फिर जोसेफ कहता है मैंने भी इसके बारे में सुना है, वैसे भी अफवाहें बहुत ही तेजी से फैलती है और हम लोग भी ऐसे ही नहीं बैठने वाले। और वो एक लेटर दिखाता है जिसे देखकर जैगर कहता है ये क्या है। फिर जोसेफ कहता है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। फिर जैगर उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है ये तो कोई मामूली इनविटेशन नहीं लग रहा। फिर जोसेफ कहता है क्या तुम उसका रिस्पॉन्ड करने वाले हो। फिर जैगर कहता है बिल्कुल मैं जाऊंगा, वैसे भी इस बच्चे के यहाँ रहने की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। फिर जोसेफ कहता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, अब इसका फैसला हो चुका है कि हम लोग जल्द ही डेरमार जाने वाले हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जोसेफ और ब्लेड कैरेज में बैठे होते हैं और जोसेफ कहता है डेरमर अपने नींबू के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वो ऐसी सिटी है जिसके टेस्टी फ्रूट के लिए नॉर्थ के लोग उसके लिए काफी ग्रेटफुल हैं, और इसके अलावा वो सेंट्रल रीजन के लिए गेटवे का काम करता है, इसलिए वो नॉर्थर्न्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। गाइस मैं आपको बता दूं बाइजेट काउंटी नॉर्थ के अंदर आती है, इसलिए लोग बार बार नॉर्थ की बातें करते हैं। फिर ब्लेड कहता है क्या इसीलिए सर जगर एक्शन ले रहे हैं। फिर जोसेफ कहता है तुमने सही कहा, आखिरकार उनके बीच का प्रॉब्लम हमारे लिए एक मौका बन सकता है, स्पेशली अगर ये प्रॉब्लम मेरे लिए ना हो तो। हैनाल हाउस होल्ड अभी के टाइम फैमिली के सक्सेशन के बीच में फंसा हुआ है, और देखा जाए तो लेजिटिमेट वारिस का इनविटेशन सिर्फ हमसे मदद मांगने के लिए है। फिर ब्लेड कहता है अगर मैं सच कहूँ तो ये नोबल लोगों की दुनिया सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर जोसेफ कहता है आखिर ये सारी की सारी फाइट डेरमर के जमीन के ऊपर खत्म होगी। फिर ब्लेड कहता है क्या ये फैमिली मेंबर्स के बीच होगी जो सेम ब्लड को एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर जोसेफ कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने ही सेम ब्लड को शेयर करने वाले एक दूसरे से झगड़ा करके अपने आप को बड़ा दिखाने का ट्रेडिशन नोबल के बीच लंबे समय से चलता आ रहा है। फिर हमें बताया जाता है हैनाल हाउस होल्ड की अगली वारिस बनने के लिए एलिसिया सबसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके अंकल इंड्रे हैनाल का कहना है कि वो एक नाजायज औलाद है। अगर वो इसे छोड़ के चली जाती है तो इंड्रे हैनाल अगला बैरन बन जाएगा। सिर्फ एलिशिया ही पुराने बैरन हैनाल के इकलौती संतान है, लेकिन एक औरत होने की वजह से शुरू से ही उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन थी, जिसके वजह से उसका फाउंडेशन कमजोर है, और आखिरी में उसके पास अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए कोई दूसरा चॉइस नहीं बचता। इसलिए जो चर्च ने डोअल ऑर्गेनाइज किया है उसमें उसे फाइट करना होगा। फिर वो सोचने लगता है एक ऐसा रिश्ता जो दूर भी है और पास भी है,
लेकिन फिर भी ये पास है। अगर मेरे ब्लड लाइन को देखा जाए तो मैं उसका ज्यादा से ज्यादा 8 कजन लगूंगा, लेकिन इससे कोई डाउट भी नहीं है कि मैं अपने रिलेशनशिप को क्लेम कर सकता हूँ। फिर जोसेफ ब्लेड को कहता है, इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जिससे हम हैनाल हाउस होल्ड के ऊपर एक कर्ज डाल सकते हैं, और इस आइडिया से मेरे फादर भी एग्री करते हैं। फिर ब्लेड जैगर को देखकर सोचने लगता है, ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। एक फैमिली के हेड ने अपने हॉनर को बचाने के लिए एक नाइट को इनवाइट किया है। फिर जैगर ब्लेड को कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? फिर ब्लेड कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम सिर्फ एक मामूली से वेसल हो, तब भी तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैरेज में आराम से बैठ सकते हो, जबकि तुम जिसे सर्व करते हो मैं उसका नाइट एक घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। फिर ब्लेड कहता है, लेकिन मेरे पास अपने लिए कुछ भी नहीं है। फिर जैगर गुस्से से कहता है, जब तुमने बाकी वेसल को खुद अकेले कुचला था तो मैं अपना सीना तान के प्राउड से चल रहा था, लेकिन अब क्या है, क्या तुम सच में एक घोड़े को भी राइड नहीं कर सकते हो? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह के बेवकूफ बच्चे को सिखा रहा था। फिर ब्लेड कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक्सपेंसिव घोड़े को ही राइड कर सकता हूँ। फिर जैगर उसके ऊपर और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो एक्सपेंसिव घोड़े की सवारी कर रहा है, जिसके वजह से मैं तुमसे ज्यादा नोबल हूँ। क्या तुम ये घोड़ा मुझसे लेकर मुझसे भी ज्यादा नोबल बनना चाहते हो? फिर तभी अचानक से ब्लेड को कुछ महसूस होता है। फिर ब्लेड अपने सीने पर हाथ रखता है और सोचने लगता है, अचानक से मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल बहुत ही तेजी से जोर जोर से धड़क रहा है। क्या ऐसा हो सकता है वो मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं इसलिए ऐसे हो रहा है? नहीं, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ मेरे सामने सर जोसेफ है जो नॉन स्टॉप बातें करते रहते हैं, और दूसरी तरफ सर जैगर है जो मेरे ऊपर एक भी चिल्लाने का मौका नहीं छोड़ते। फिर तभी अचानक से ब्लेड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर की जमीन हिलने लगी थी। उसे देखकर वुडन कहता है, अचानक से यहाँ पर की जमीन हिलने क्यों लगी? क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया है? फिर तभी वहाँ पर की जमीन और ज्यादा तेजी से हिलने लगती है, जिसे देखकर जैगर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से सभी कोई अपने घोड़े से उतर जाओ और एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। जिसकी बातें सुनकर जितने भी घोड़े के ऊपर सवार होते हैं सभी लोग उतरने लगते हैं। फिर ब्लेड भी बहुत ही तेजी से कैरेज से बाहर निकल जाता है और अपने साथ जोसेफ को भी बाहर निकाल लेता है। जोसेफ इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो ब्लेड से कहता है, मैं तुम्हारी समझदारी को एडमायर करता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वुडन कहता है, वो चला गया। फिर ब्लेड कहता है, ये मेरा पहली बार है जब मैंने अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया है। फिर जोसेफ कहता है, ये कोई अर्थक्वेक नहीं था, जरा उस तरफ देखो। फिर ब्लेड उसे देख के काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है, आखिर वहाँ जमीन पर क्या हुआ है? फिर जोसेफ बताता है, ये एक जियान डेथ वॉर्म था और ये एक फॉलन ड्रैगन का रेमिनेंट है। रेमिनेंट मतलब अवशेष या उसके बचे खुचे हिस्से। उसे सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या एक फॉलन ड्रैगन का रेमिनेंट? फिर वो एक स्माइल करता है और कहता है, ये सुनने में काफी ज्यादा औसम लग रहा है। फिर उसके बाद हमें हैनाल हाउस होल्ड के सोल सिटी को दिखाया जाता है जो डेरमर में है, और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर जोसेफ कहता है, अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से आजाद हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। फिर ब्लेड कहता है, क्या अकेले? फिर जोसेफ कहता है, अगर तुम चाहो तो गोथे को भी साथ लेके जा सकते हो, तो तुम जो चीज चाहो वो देख सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। फिर ब्लेड कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है, क्या मैं फ्री कहीं भी घूम सकता हूँ? क्या मुझे ये करना चाहिए? फिर जोसेफ कहता है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? फिर ब्लेड कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। फिर जोसेफ कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया? एक हॉनरेबल डुअर को देखना काफी ज्यादा रेयर इवेंट है। मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन इस बार का डुअल एक टीम इवेंट है। इसके अलावा यहाँ पर दूर दूर से कई सारे नाइट्स आएंगे, उन्हें देखकर ऑब्जर्व करो और पता लगाओ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए। जिसकी बातें सुनकर वह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, यहाँ आना सच में मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर जोसेफ उसे देखकर सोचने लगता है, 10 बार किसी चीज को बताने से कहीं ज्यादा बेहतर है उसे एक बार दिखा दो, वो ज्यादा अच्छे तरह से याद होता है। मेरा प्लान है जितना जल्दी हो सके उसे इस
स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे एक्सपीरियंस के साथ वो अपने वर्ल्ड को ज्यादा एक्सपेंड कर पाएगा। फिर जैगर कहता है गली में किसी से पीट कर मत आ जाना और हम लोगों को हर शाम को इस पार करना है, इसलिए वार्म अप करके आना। फिर ब्लेड कहता है आप जानते हैं कि मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। फिर जैगर कहता है तुमने मेरा पहले ही भरोसा तोड़ दिया है, तुम यहाँ तक कि एक घोड़े की सवारी भी नहीं कर सकते। फिर जैगर वहाँ से जाते हुए कहता है हर शाम को मुझे रिपोर्ट करना और अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी गड़बड़ लगता है तो बिना देरी करे मुझे बताना। फिर ब्लेड कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद ब्लेड कहता है मुझे काफी लंबा समय के बाद फ्री टाइम मिला है तो चलो आसपास घूमते हैं। फिर वो उस जगह को घूमते हुए सोचने लगता है ये तो बाइजेट मैंशन से काफी छोटा है और ये काफी पुराना भी लग रहा है, क्या वो इसे मेंटेन नहीं करते हैं? मैंने सुना था कि ये जगह लेमन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनके पास उतना पैसा भी होगा। फिर वो जैसे ही अपने शॉट के ऊपर हाथ रखता है उसका सिस्टम कहता है मुझे ऐसे लगता है, मुझे याद है मैं इस जगह पर आया था, मुझे वो पहाड़ी पर का पेड़ याद है। फिर ब्लेड कहता है लगता है अब मुझे काफी लंबा समय के बाद प्रेयर करने की जरूरत है। फिर ब्लेड पहले की बातों को कहता है जो सिस्टम ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें शॉट दूंगा और तुम मुझे मेरी यादों को दोगे, मतलब उसके मेमोरीज को वापस लौटाने में मदद करोगे। जब तुम अपने वादा को पूरा कर रहे हो तो ये मेरी बारी है कि मैं अपने वादा को पूरा करूं। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहां एलिशा कहती है मिस्टर जोसेफ वाइजेट मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप यहां मेरी मदद करने के लिए आए हैं। फिर जोसेफ कहता है बिल्कुल, एक सच्चे वारिस की मदद करने के लिए तो मुझे आना ही था। जिस ब्लड को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं उस ब्लड ने मुझे बुलाया है तो मैं क्यों नहीं आता। क्यों मैंने सही कहा ना मिस एलिशा? तो गाइज मैं आपको बता दूं जोसेफ की मदद जिस हाउस होल्ड से है सेम उसी हाउस होल्ड से लेडी एलिशा की ग्रैंड मदर भी है, इसलिए रिश्ते में जोसेफ और लेडी एलिशा एक दूसरे के कजिन लगते हैं। बाइजेट फैमिली के अकाउंट पहले से ही पूरी तरह से तैयार हैं, अब सारा का सारा फैसला आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर लेडी एलिशा कहती है मैं पहले ही अपना मन बना चुकी हूँ और आपका कहना ये सभी काउंट की इच्छा से हो रहा है। फिर जोसेफ कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। फिर लेडी एलिशा कहती है ऐसा तभी होगा जब मैं डुअल में जीतूंगी। फिर जोसेफ कहता है आपको जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइजेट की शॉट जब भी उड़ती है तो वो हमेशा से ही जीत दिलाने का वादा भी करती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद जोसेफ अपने नाइट्स के साथ वहाँ से जाने लगता है। फिर वोर्डन कहता है वो हमें काफी हल्के में ले रही थी। फिर जैगर कहता है एक मैट्रियार्च के तौर पे उसका इस तरह से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है, भले ही ये रिस्की लग सकता है लेकिन वो अपने आप को संभाल रही थी। फिर जोसेफ कहता है मुझे भी ऐसे ही लगा, आखिरी समय तक उसने अपना पलड़ा भारी रखा लेकिन फिर भी हमारा प्लान जैसे पहला था वैसा का वैसा ही रहेगा।